नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के इंग्लिश के सैम्पल पेपर को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आएगा और किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि अपना पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके फर्स्ट टर्म में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ आएंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कैसा उनका पैटर्न रहेगा। तो यदि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहले हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि इस इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आपके 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो कि होगा रीडिंग यानी पैसेज से रिलेटेड होगा, जिसमें आपके 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको खाली 14 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगला जो आपका सेक्शन होगा, सेक्शन नंबर बी, जिसमें राइटिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड होंगे और इसमें टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, जिसमें से आपको अटैम्प्ट जो करने हैं वो है 10 क्वेश्चन। अगला है आपका सेक्शन सी जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन है और इसमें अटैम्प्ट करने हैं ओनली आपको 26। लिटरेचर का मतलब जितनी भी आपकी बुक्स हैं 10th क्लास की जो दोनों बुक है आपकी, उन दोनों बुकों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि सेक्शन सी में होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पहले पढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ जो कि है रीडिंग। इसमें आपका जो एक पैसेज दे रखा है, आइए हम पहले पैसेज पढ़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो जो पैसेज है वो, नेक्स्ट टू वाटर टी इज़ द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड। This is a good news because tea offers important health benefit. Its benefits were first discovered by the Chinese Emperor Shen Nung, who declared that it gave one vigor of body, contentment of mind, and determination of purpose. Today, there is a simple proof that tea in its many forms possess a number of health benefits, from supporting the immune system, reducing the risk of cancer, to helping prevent tooth decay. What makes tea such a healthy drink? The star compounds in the tea are called catechins. These are antioxidant that help prevent cell damage by harmful molecules called free radicals. Tea is an aromatic beverage prepared by pouring hot or boiling water over fresh tea leaves. There are many different types of tea, such like Chinese green and Darjeeling. These have a cooling, slightly bitter and astringent flavor, while others have vastly different profiles that include sweet, nutty, floral, or grassy notes. Tea has a stimulating effect in humans primarily due to its caffeine content. The tea plant originated in the region encompassing today's southwest China, Tibet, North Myanmar, and northeast India, where it was used as a medical drink by the various ethics groups. An earlier incredible record of tea drinking dates to the 3rd century AD. In a medical text written by the Hua Tuo, it was popularized as a recreational drink during the Chinese Tang dynasty, and tea drinking spread to other East Asia countries. Portuguese priests and merchants introduced it to the Europe during the 16th century. During the 17th century, drinking tea became fashionable among the English, who started to plant tea on the large scale in India. Tea can be black, green, and red. The more is processed, the drunker tea becomes green tea. In the least processed tea, it is simply steamed quickly. It offers the maximum healing power because it is not fermented. It also helps prevent tooth decay and aids weight loss. जैसा कि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, ये पैराग्राफ पूरा ही रिलेटेड था टी के ऊपर कि टी कहाँ से आया और कैसे ओरिएंटेड हुआ और कैसे पूरी ऑल ओवर कंट्री में फैला ये टी। तो ये पूरा था और इससे हम टी से हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे ये हमारी हेल्प करता है हमें सेव करने के लिए, हम इसे मेडिकली तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये पूरा पैसेज जो था कि वो टी के
ऊपर था। तो हम आइए अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फ्लोइंग इज़ द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज। तो इसमें हम पहली लाइन में ही देख सकते हैं कि जो पहली लाइन में मेंशन है, नेक्स्ट टू द वाटर टी इज़ द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब कहा गया है, इस लाइन का मतलब सीधा सीधा यही है कि वाटर के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली चीज़ क्या है, टी है। तो इसमें ऐसा तो हमें कुछ पूछा नहीं है कि वाटर के बाद, तो हमें इसमें पूछा क्या, मोस्ट कॉमनली कंज्यूम। तो हम सीधा सीधा इसका जो आंसर लगा सकते हैं वो है वाटर, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बेवरेज है जो कि नॉर्मली कॉमन सभी यूज़ करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, जो कि है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ टी डज द ऑथर नोट टॉक्स अबाउट हियर। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी जो कि ऑथर ने मेंशन नहीं की है इस पैसेज में टी के बारे में। तो ऑप्शन देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगाते हैं। तो हिट हेल्प्स फाइट कैंसर, ये मेंशन किया गया था पैसेज में। अगर आप दोबारा से इसे रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें मेंशन है कि ये कैंसर से फाइट करता है। इट बिल्ड्स द इम्यून सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी मेंशन हो रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इट हेल्प्स फाइट टू डिके, ये भी बिल्कुल सही है। ये लास्ट की जो आपकी लाइन थी, ये आप उसमें मेंशन देख सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट टू डिके। तो जो कि ये, तो ये भी मेंशन है इस वाले पैराग्राफ में। जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, इट हेल्प्स मेमोराइजिंग, ये पूरे पैराग्राफ में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ाती है। तो आप इसके सीधा सीधा आंसर नंबर डी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे पैसेज में इसके बारे में बात नहीं की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। टी कंटेन अ स्टार कंपाउंड, द वर्ड कंपाउंड हेयर सजेस्ट। यहाँ पर टी क्या दिखा रहा है, एक स्टार कंपाउंड है, तो हम कंपाउंड कैसा वर्ड सजेस्ट करता है। तो आइए पढ़ते हैं, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। तो यहाँ पर कंपाउंड का मतलब क्या लिखा है, कंपोज, यानी वन से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हुई, उससे कहते हैं कंपोज्ड। समथिंग फॉर्म्ड बाय द कंटेनिंग टू पार्ट्स, तो दोनों बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम यहाँ पर कंपोज्ड या कंपाउंड का मतलब ये समझ सकते हैं कि तो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनी हो, उसी को हम कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपका जो थर्ड का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट। आइए अब अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ करेक्ट। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से बताया गया है कि कौन सा करेक्ट है। जो कि ये पहला ऑप्शन है, एंटीऑक्सीडेंट प्रमोट सेल डैमेज बाय हार्मफुल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसमें पूछेगा कौन सी करेक्ट लाइन है इनमें से। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प प्रिवेंट सेल डैमेज बाय हार्मफुल मॉलिक्यूलर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, ऐसा मेंशन था। आप अगर पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो आपका सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि जो बी जो लाइन दे रखी है वो बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। तो इसका चौथे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एंटीऑक्सीडेंट हेल्प प्रिवेंट सेल डैमेज बाय हार्मफुल मॉलिक्यूलर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपका टी इज़ एन एरोमेटिक बेवरेज, व्हाट डज द वर्ड एरोमेटिक मीन्स। तो हमें जो कि लाइन एक इस पैसेज में लिखी गई थी कि टी एक एरोमेटिक बेवरेज है, तो एरोमेटिक का मीनिंग बताना है आपको क्या होता है। तो अ प्लेजेंट स्मेल मोस्टली रिलेटेड टू द फूड, अ स्वीट फ्रूट फ्रेग्रेंस, अ स्ट्रॉन्ग स्विच एंड स्ट्रेंज स्मेल। तो जो आपका इसका आंसर है वो आती है, एक एरोमेटिक का मतलब होता है आपकी जो स्मेल, जो भी कोई खाने से रिलेटेड हो या किसी चीज़ की जो स्मेल होती है ना, फूड से रिलेटेड कोई चीज़ खाने पीने की जिसकी हो जाती है, तो इसका जो आंसर आएगा एरोमेटिक का मतलब ए, अ प्लेजेंट स्मेल मोस्टली रिलेटेड टू द फूड, ज़्यादातर एक मतलब कोई अच्छी जो आपको भाए मन को वैसी वाली स्मेल, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली ये किससे रिलेटेड होती है, फूड से रिलेटेड होती है। तो जो इसका सीधा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ द वर्ड स्टिमुलेटिंग बीन यूज्ड करेक्टली। तो इस पैराग्राफ में एक स्टिमुलेटिंग एक वर्ड दिया गया था, तो इसमें से बताना है 4 ऑप्शन में से। देखिए इस वर्ड का सही इस्तेमाल कौन से सेंटेंस में किया गया है। तो पहला सेंटेंस है, सबसे पहले तो हम जानते हैं स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है कि जो हमें उत्तेजना दे, जो हमें मतलब अंदर से हमारे उत्तेजना, एक तरह से कह ले उत्तेजित करे हम लोगों को। तो जैसे कि हमें चाय पीते हैं तो क्या होता है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, कोई काम करने के लिए क्या होता है हमारे पास उत्तेजना हो जाती है, पूरे एक्सरसाइज वो हो जाते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं स्टिमुलेट होना। तो अब देखते हैं इस वर्ड का सही प्रयोग कौन से क्वेश्चन में
सेंटेंस में किया गया है। तो पहला सेंटेंस जो आपका है, अ गुड वर्क कैन स्टिमुलेट द माइंड। इसमें जो आपका, आप अगर पढ़ के देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जो अगर अच्छी वॉक है वो आपके क्या करते हैं, माइंड को क्या करती है, उत्तेजित करती है। यानी काम करने के लिए अगर आप सुबह सुबह फ्रेश होकर वॉक पे जाएं, उसके बाद देखना आपका मन कितना फ्रेश रहता है, माइंड कितना तो हर चीज़ में लगता है। और वहीं अगर आप दूसरे ऑप्शन देखेंगे तो पढ़ सकते हैं कि सेंटेंस बी में कैसे यूज़ किया गया है, यू कैन ऐड द स्पाइस टू स्टिमुलेट द डिश। तो ये तो कहीं से भी आपको सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाएगा कितना गलत यूज़ किया गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो कि बोला गया सही यूज़, तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपका पिक द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ चाइनीज ग्रीन्स एंड दार्जिलिंग टी। तो ऐसा कोई वर्ड पिक करो पूरे पैसेज में से जो कि डिस्क्राइब करता है कि चाइनीज ग्रीन और दार्जिलिंग टी कैसी है। तो अगर हमने पैसेज ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि स्लाइटली बिटर एंड कूलिंग टेस्ट होता है इसका, और एस्ट्रिंट फ्लेवर होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि द रीज़न ऑफ फॉर ड्रिंकिंग टी इज दैट इज़। तो इसका रीज़न क्या होता है हमें टी पीने का, हैज़ अ स्टिमुलेट इफेक्ट। इसके कई इफेक्ट होते हैं जो हमें उत्तेजना देते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ रिएक्शनल, इससे हम बहुत सारा रिएक्शन भी होते हैं, तो ये भी ठीक है। इट हैज़ द मेडिकली प्रॉपर्टीज़, तो ये मेडिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी है, तो यानी जो कि इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबोव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, व्हेन डिड ड्रिंकिंग टी बिकम अ शो ऑफ बीइंग फैशनेबल। कौन से समय में ये क्या हुआ, ये फैशनेबल बन गया। तो साफ साफ मेंशन था कि 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, टी एक फैशनेबल बन गई सबके लिए। तो टी लोग वैसे पीते हैं जो कि एक तो वैसे हेल्दी भी होती है हमारे लिए, हमारे बहुत फ़ायदे भी होते हैं, और ये एक तरह से फैशनेबल में आ गई थी 17वीं सेंचुरी में। तो जो इसका इसका आंसर है 9th का, वो है ऑप्शन नंबर डी, 7th सेंचुरी। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ग्रीन टी इज़ द लीस्ट डैश टी। तो ग्रीन टी क्या है, लीस्ट डैश टी है। तो इसका जो सीधा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोसीड टी। यानी जो ग्रीन टी है बहुत कम प्रोसीड की जाती है जो टी है, तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। आइए अब हम सेकंड पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 10 क्वेश्चन थे वो थे पैसेज नंबर 1 से रिलेटेड। तो अब हम पढ़ेंगे पैसेज नंबर 2, जो कि है, देखते हैं किस चीज़ के ऊपर है। ऑन अ वॉक थ्रू द कवन पार्क इन बेंगलोर, द स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया हैज़ स्टूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 115 ईयर्स। The flora and fauna of Kavan Park captures our attention more than anything else. But when you take time to look closely at the statue, you will marvel at its sheer grandeur. Created by the Sir Thomas Block, the 11 feet high marvel's statue is a larger than life. It brings out the personality of Queen Victoria, who had been the monarch of Great Britain from the 1837 till 1901. Depicting a rather proud, stern person with pronounced features, the statue of Queen Victoria in Bangalore shows the Queen wearing the Order of the Garter robes, which are decorated with the tassels and roses. The Queen is carrying a spatula and an orb with a cross are decorated with the tassels and roses. The queen is carrying a spectre and orb with the cross. The statue of Queen Victoria in the Bangalore and other statue along with their location are given below. तो यहाँ पर जो ऐसे कुछ स्टैचू दे रखे हैं कि जो कि क्वीन विक्टोरिया के आसपास की लोकेशन दिखा रखी है, इसके ईयर दे रखे हैं, और इसका आर्टिस्ट का मेंशन कर रखा है कि उसने कौन से आर्टिस्ट ने इनको बनाया है, कौन सा टाइप ऑफ स्टैचू दे रखा और कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। तो अगर आप इस बॉक्स को पढ़ेंगे तो ये क्वीन विक्टोरिया है ना, तो उसके आसपास के लोकेशन को दर्शाया गया है इसमें, इस बॉक्स के द्वारा। तो आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पैसेज की तरफ। In 1906, the statue was unveiled in the city by George Frederick, Ernest Albert, Prince of Wales, and Duke of Cornwall and York, making it stand in all its glory in its 115 years.
On the unveiling, the prince in speech thanked the people of the Bangalore civil the military station who were British subject, the Maharaja of Mysore and his native subject for helping raise the memorial statue. Even through there is a wealth of history associated with the statue, the busy Bangalorean referred to it as a just another landmark. तो जो कि आपने जैसे कि पढ़ा कि ये पूरा स्टैचू ऑफ विक्टोरिया के ऊपर था, कि उसका जो पूरा है ना विक्टोरिया का स्टैचू जो है कि बेंगलोर में, तो उसके ऊपर ये, तो इससे रिलेटेड आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड क्वीन विक्टोरिया रूल्स ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ में देखेंगे स्टार्टिंग में मेंशन था कि जो कि ये मोनार्च ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम द 1837 टिल 901, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा शासन किया था। तो आप यहाँ से इसमें से इसको लेस करेंगे तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं 64 ईयर्स, यानी जो क्वीन विक्टोरिया थी उस पर कितने दिन तक रही थी, 64 ईयर्स तक। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी पीपल अनवील द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू ऑफ क्वीन। तो जो कि ये नाम मेंशन आप सेकंड या थर्ड लाइन में चेक कर सकते हैं, जो कि आपका नाम मेंशन है जिसने जिसने इनका अनवील किया था, आई थिंक लास्ट में जो कि मेंशन दे रखा है, जो कि लास्ट में दे रखा है। आप देखिए यहाँ पर ऑन द अनवीलिंग द प्रिंस, इससे ऊपर वाली जो लाइन है इसमें देखिए, जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट अल्वेंट प्रिंस ऑफ वेल एंड ड्यूक ऑफ कार्मेल, ये 4 लोग थे जिन्होंने इसका स्टैचू था उसको अनवील किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द बेंगलोरियन वुड रेफर टू द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एज अ डैश। तो जो बेंगलोरियन थे, वहाँ के जो बेंगलोर के लोग थे, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के स्टैचू को किस रूप में रेफर दिखाया गया था। तो वेल्थ ऑफ हिस्ट्री ऐसा कोई मेंशन नहीं है, लैंडमार्क। तो आप देख सकते हैं उसमें आपके पैसेज में कि इसको दिखाया गया था कि बेंगलोर के जो लोग थे उसको क्वीन ऑफ विक्टोरिया को क्या कहा, एक लैंडमार्क बताया, वहाँ का बेंगलोर का क्या बताया, एक लैंडमार्क है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, लैंडमार्क। तो अब बढ़ते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वीन विक्टोरिया हैड ऑल द फ्लोइंग ट्रेड्स एक्सेप्ट बीइंग डैश। तो क्वीन विक्टोरिया के पास इनमें से कौन सा छोड़ के सारी चीज़ें थी। तो वो प्राउड थी अपने ऊपर, बिल्कुल सही आंसर है। जेनरस मतलब होता है लोग वो काइंड होना, यानी किसी के प्रति थोड़ा अच्छे से उनके अंदर दया भावना होना, उसे कहते हैं जेनरस। तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, तो इसको छोड़ के उसके पास सभी चीज़ें थी, खाली वो जेनरस नहीं थी लोग पीपल के प्रति। तो क्या हो गया, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, जेनरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉल्स रिगार्डिंग क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इन द बेंगलोर। तो इसमें से पूछा गया इनमें से कौन सी चीज़ें जो गलत है क्वीन विक्टोरिया के स्टैचू से रिलेटेड, जो कि है बेंगलुरु में। तो इट इज़ मेड ऑफ मार्बल, बिल्कुल सही है, ऊपर ही मेंशन था पैराग्राफ में कि ये मार्बल से बना हुआ, ठीक है। इट इज़ 11 फीट टॉल, ये भी बिल्कुल सही है, ये 11 फीट लंबा है। इट इज़ 115 ईयर्स ओल्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो कि इसका डी ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है, इट इज स्टैंडिंग इन द क्वीन विक्टोरिया पार्क। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था कि क्वीन विक्टोरिया का जो स्टैचू है वो क्वीन विक्टोरिया पार्क में बना हुआ है। तो जो इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है द टेबल ऑफ शोन दैट स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया स्टैचू वाज मेड अप लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो इसमें बोला गया है कि जो क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है। तो आपको साफ साफ दिख सकता था कि वो किससे बना हुआ है, मार्बल से। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, मार्बल। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है द ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ द क्वीन अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इज द वन मेड बाय। तो जो कि सबसे बड़ा स्टैचू है रिकॉर्ड किया गया वो कौन सा है, मार्शल वुड। तो जो बनाया गया किसके द्वारा, मार्शल वुड के द्वारा बनाया गया है। तो आप अगर इस बॉक्स को देखेंगे ना तो आपको उसमें सब पता चल जाएगा, पूरा बॉक्स में मेंशन किया गया कि जो सबसे बड़ा बनाया गया आज तक का वो बनाया गया मार्शल वुड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द क्वीन स्टैचू आर एदर मेड ऑफ। तो जो क्वीन का स्टैचू है वो किससे बनाया गया, और तो ये ऑन अ चेयर जैसा बनाया गया, ऑन अ पेड्रेस्टल और स्टेप, ऑन अ लैडर, ऑन अ ग्रासी लॉन। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑन अ पैडल और स्टेप जैसा बनाया गया साइड में। तो ये था आपका सेक्शन नंबर
सेक्शन ए, जिसमें आपके 2 पैसेज दिए गए थे, जिसमें पहले पैसेज में इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपको करने थे, और जो कि अगला जो था आपका सेकंड पैसेज जिसमें 80, उसमें 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने थे। अभी तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए, लेकिन पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जितने क्वेश्चन कहा जाए आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इससे आपकी टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेंड कर पाएंगे। आइए हम बढ़ते हैं आप सेक्शन बी की तरफ, जो कि है ग्रामर एंड राइटिंग से रिलेटेड। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रामर और राइटिंग से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या बनना है। यू डैश कंसल्ट द डॉक्टर इफ़ यू विश टू नो योर हेल्थ स्टेटस। तो इसमें क्या ऑप्शन आ सकता है आपके अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन को देखें, यू हैड टू, बिल्कुल गलत। यू नीड टू, ये हो सकता है, क्योंकि यू नीड टू कंसल्ट, आपको किसकी ज़रूरत है, डॉक्टर की कंसल्ट करने के लिए, अगर आप अपना हेल्थ का स्टेटस जानना चाहते हैं। तो जो इसके लिए जो बिल्कुल सही वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीड टू। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन में क्या करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20, एवरीबडी डैश कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो इसमें देखते हैं कि अगर एवरीबडी आर, कभी भी एवरीबडी के साथ आर नहीं आता है, हैज़ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम बोल रहे हैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इज इसके लिए बिल्कुल सुटेबल वर्ड है जो कि इस सेंटेंस को पूरा करता है। एवरीबडी इज कीन टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट। तो जो 20 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है द गुड न्यूज़ इज डैट डैश वॉलेंट्री ड्रॉप आउट दिस मंथ। तो इसमें बताना है कि ऐसे कौन सा वर्ड आएगा जो कि इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता है। फ्यूअर हो सकता है, कभी फ्यूअर नहीं होता, लेस कम नहीं होता, फ्यू हो सकता है। जब भी हम किसी की व्यक्ति या किसी चीज़ संख्या जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसकी बात करें तो हमारे हमेशा लगाते हैं फ्यू। और लिटल की बात, लिटल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते काउंटिंग में, तो उसके साथ लिटल लगाते हैं। तो जो वॉलेंटियर है जिसने छोड़ा है उसको, तो उसको तो हम, जो गुड न्यूज़ क्या आती है, जो कि वॉलेंटियर कुछ छोड़ के चले गए थे, तो यानी फ्यू कुछ होंगे। तो द गुड न्यूज़ इज डैट फ्यू वॉलेंटियर ड्रॉप आउट दिस मंथ। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है इट वाज डैश हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन डैश ऑनर वाज बेस्टोन्ड अपॉन द विनर्स अपॉन इट्स एम्प्लॉयज़। तो जो इसमें आपको भरना है, इसमें आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। तो जैसे अगर आपने पढ़ा होगा ए एन द का यूज़, तो आप सीधा सीधा भर सकते हैं कि हिस्टोरिक। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से पहले क्या आता है, हमेशा ए, और अगर वो कांस्ट वोवल हो तो वोवल या वोवल का साउंड हो तो उससे पहले आता है एन। तो जो कि ऑनर आ रहा है, तो ऑनर में आप सीधा सीधा देते हो ओ, तो ओ हमारा एक क्या है, वोवल। तो वोवल है तो इसलिए इसके साथ आएगा एन। और जो कि हिस्टोरिकल है, तो हिस्टोरिकल का मतलब होता है कांस्टेंट साउंड, तो इससे पहले जो आपका आएगा ए। तो इससे इसी के साथ आपका जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 22 के लिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि आपका एट दिस टाइम टुमारो वी डैश आवर असाइनमेंट टू आवर क्लास टीचर। तो हम टुमारो यानी फ्यूचर की बात करें तो ये सिंपल सी बात है, आपका विल या शैल में से आएगा, आर या हैव में से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम टुमारो यानी कल की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि कल हम अपने टीचर के सामने असाइनमेंट दे रहे होंगे या फिर कुछ भी कर रहे होंगे। तो इसका क्या आंसर आ सकता है, विल। विल के साथ अगर हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखें तो विल हैव, तो हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पर क्या देखा, प्रेजेंटिंग, तो आईएनजी दे रखा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, और ए और सी को अपने पहले काट लिया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल इसके लिए सुटेबल है। एट दिस टाइम टुमारो वी शैल बी प्रेजेंटिंग आवर असाइनमेंट टू आवर क्लास टीचर। तो जो कि इसका जो पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही बनाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि है विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फ्लोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हमें क्या करना है, इसकी स्पीच को चेंज करनी है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करनी है। रितिका आस्क वैभव हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द कॉटेज। तो हमें इसके क्या करना है, उसको हमें डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। तो कि रितिका आस्क्ड, तो आस्क का तो आस्क्ड ही रहता है, तो और जबकि इसका क्या बन जाता है, वाज। तो आपका सब कुछ सेम रहेगा, खाली इसका वाज बन जाएगा और आगे का पूरा पोर्शन सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं, रितिका आस्क वैभव हाउ फार वाज, इसका बन गया वाज बन गया, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग पार्ट है वो हमारा पास्ट टेंस है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पास्ट टेंस होगा।
तो इसीलिए रितिका आस्क वैभव हाउ फार वाज द रिवर फ्रॉम द कॉटेज। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी तक हमने जो ये देखा ये था आपका ग्रामर पार्ट सेक्शन बी के अंदर। अब जो राइटिंग पार्ट है ये भी आपका सेक्शन नंबर बी के अंदर ही है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि राइटिंग पार्ट में क्या दे रखा है। ये देखा आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन गिवन। यहाँ आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिलो। एक हमें पैराग्राफ टाइप में कुछ दे रखा है तो उसके रेफरेंस में हमें इन क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। तो हम उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चनों के आंसर हल करते हैं। तो जो कि ये आलिया परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम अ लोकल शोरूम। On using the machine, she found that the spin dry system did not work properly. She decided to write a letter of complaint to the manager of the showroom as the machine was guaranteed period. Given below are some points she kept in mind. Choose the correct option from the given option related to the format, body and the ending of the letter. तो इसमें आपका एक वो दे रखा है कि आलिया ने एक अपना मशीन वॉशिंग मशीन परचेज करी जो कि क्या हो गया, उसने उसको फाइंड किया कि वो सही से वर्क नहीं कर रही है। तो वो एक क्या कर रही है, कंप्लेन लेटर लिखना चाहती है। तो वो उससे रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उसी आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा द रिसीवर एड्रेस वाज रिटन डैश। तो जो रिसीवर एड्रेस है वो कब आता है, बिफोर आलियाज एड्रेस नहीं, आफ्टर आलियाज एड्रेस इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जब हमें कभी भी हम किसी को कंप्लेंट लेटर या किसी के प्रकार का भी लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा खुद का एड्रेस आता है, उसके बाद हमारा रिसीवर यानी जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस आता है। तो यहाँ पर हमें रिसीवर एड्रेस की बात करें तो वो किसके बाद आएगा, आफ्टर द आलिया एड्रेस। सबसे पहले आलिया अपना एड्रेस लिखेगी, उसके बाद नीचे आएगा रिसीवर एड्रेस। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर आलियाज एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आलिया यूज द फ्लोइंग सब्जेक्ट लाइन। वो इनमें से कौन से सब्जेक्ट लाइन अपने लेटर के लिए यूज़ कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है कंप्लेन अगेंस्ट द शोरूम, बिल्कुल गलत। ये तो कर रही है शोरूम के अगेंस्ट ना कंप्लेन कर रही है। कंप्लेन अबाउट वॉशिंग मशीन, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या वॉशिंग मशीन में इसका डिफेक्ट है तो वॉशिंग मशीन की लिए कंप्लेन लिखेगी ना। अगला देखते हैं कंप्लेन अबाउट पुअर सर्विस, ऐसा भी कुछ नहीं करेगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सुटेबल है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ जो कि है व्हाट वुड आलिया से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ हर लेटर। वो अपने ओपनिंग पार्ट में क्या लिखेगी। आस्क हाउ गुड द वेदर वाज द रिसिपिडेंट सिटीज़, ऐसा कुछ पूछेगी नहीं कि जो प्राप्त करता है उसका वेदर कैसा है वहाँ का, यहाँ ऐसा तो कुछ पूछेगी नहीं। इन्फॉर्म द रिसिपेंट वाई शी वाज राइटिंग द लेटर। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अपने लेटर में ये मेंशन करेगी कि वो लेटर किस लिए लिखे। इन्फॉर्म करेगी जो प्राप्त करता है उसको, ये इन्फॉर्म करेगी कि वो लेटर किस बारे में और क्यों लिख रही है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जो कि है आलिया इंक्लूडेड द फ्लोइंग पॉइंट्स इन हर लेटर। वो अपने लेटर में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड कर सकती है इन चार ऑप्शन में से। देखते हैं डेट ऑफ परचेज, बिल नंबर एंड कलर ऑफ मशीन। कलर ऑफ मशीन की तो वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं, तो कलर ऑफ मशीन तो मेंशन करेगी नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो डेट ऑफ परचेज ये तो ज़रूरी है। बिल नंबर ठीक है। नेचर ऑफ डिफेक्ट कि उसमें डिफेक्ट क्या है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कलर ज़रूरी है, तो यानी डिफेक्ट ज़रूरी है, क्या डिफेक्ट पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जो कि है हाउ डिड आलिया एंड द मेन बॉडी ऑफ लेटर। इसका मतलब है कि वो आलिया अपने लेटर का एंड कैसे करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी देखें तो बाय रिक्वेस्टिंग द डीलर टू गेट ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन फिक्स्ड। तो वो क्या लास्ट में क्या करेगी, रिक्वेस्ट ही करेगी उसको कि जल्दी से जल्दी हमारा ड्रायर ठीक कर दीजिए। थैंक यू द मैनेजर तो करेगी नहीं, वो बिल्कुल लास्ट पार्ट की बात नहीं बोल रहा है वो, इसीलिए। बाय डिस्कसिंग डिस्कस भी नहीं करेगी। बाय शोइंग हर रिगार्ड ऑफ रिफिशेंट ये भी नहीं करेगी। तो इसका जो सीधा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जो कि है हाउ डू यू थिंक आलिया एंडेड द लेटर। तो जो आलिया अपना बिल्कुल एंड कैसे करेगी। योर फेथफुली देखा जाए तो ये ज़्यादातर उसकी तो वैसे लिखेगी नहीं, ये सिंसली और फेथफुली तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हम ज़रा आज्ञाकारी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और लविंगली आपका प्यारा तो उसको तो बोलेगी नहीं। तो योर टूरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर हो सकता है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ, जो कि है लिटरेचर, यानी आपके जितने भी बुक्स से लेसन आने वाले हैं आपके सिलेबस में, उनसे रिलेटेड अब आपके क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप लोगों ने सभी लेसन अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आप इन क्वेश्चनों के आसानी से आंसर दे देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसमें है रीड द गिवन कॉन्टेक्स्ट, अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। एक नीचे आपको दे रखी है कुछ लाइनें, आपको इसको रीड करना है। लेटर टू द गॉड, ये कौन से चैप्टर से है? लेटर टू द गॉड चैप्टर से है। कुछ उसके पैराग्राफ दे रखा है, उसी चैप्टर से एक पैराग्राफ दे रखा है और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि अगर आपने पूरा लेसन लेटर टू द गॉड अगर पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि है चूज द ऑप्शन द लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्स्ट्रेस। यहाँ पर हमारे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें से बताना हमें कि कौन सी ट्रू नहीं है लेसन में से देख के। तो लेसन की स्टोरी को आपको दिमाग में रखना है और जानना है, पढ़ना है इसमें कौन सी लाइन ट्रू नहीं है उस लेसन के लिए। तो देखते द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली, ऐसा तो कुछ नहीं है, पोस्टमैन हंसा था जब उसने उसका लेटर देखा था, तो ये तो बिल्कुल सही है। द पोस्टमैन हाइड द लेटर इन द पॉकेट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि पोस्टमैन ने अपना उसका जो जिसने वो लेटर देखा था उसने अपने जेब में छुपा लिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत लाइन है इस चैप्टर से रिलेटेड। अगला है आपका स्टेटमेंट है पोस्टमैन वाज फैमिलियर विद द एड्रेस ऑफ द एनवेलप, ये भी बिल्कुल गलत है। क्या पोस्टमैन जानता था गॉड का एड्रेस? फैमिलियर मतलब होता है बिल्कुल उनके लिए जाना पहचाना एड्रेस था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने जब वो पहली बार एड्रेस देखा तो वो एड्रेस भी नहीं जानता था, वो बहुत हंसा उसके लिए। तो ये लाइन भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन से आप पता लगाएंगे तो सीधा सीधा देखते हैं 2 और 3, यानी आपको पता चल ही जाएगा कि 2 और 3 और यानी 5 ऐसी लाइनें। द पोस्टमैन वाज द बॉस, ऐसा था कि पोस्टमैन वहाँ का बॉस था? बिल्कुल भी नहीं। तो जो कि इस चैप्टर के लिए ये 3 स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो कि है विच वर्ड डस एम्यूअल नॉट कोरस्पॉन्डेड टू। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब है कि एम्यूअल वर्ड किससे रिलेटेड नहीं है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि एम्यूअल का मतलब होता है फ्रेंडली होना, स्वीट होना, काइंड होना, यानी किसी के प्रति अच्छा बिहेवियर होना, मतलब किसी के लिए फ्रेंडली भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी को देखे ओवरवेट, तो इससे तो कोई रिलेटेड ही नहीं है ओवरवेट, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द एड्रेस ऑफ द ऑन द एनवलप वाज नॉट नोन एज द नेम ऑफ द कॉलोनी वाज रॉन्ग। क्यों नहीं जाना जाता था वो एड्रेस? क्योंकि वो कॉलोनी का नाम गलत था? ऐसा कुछ भी नहीं है। द नेम ऑफ द ब्लॉक वाज रॉन्ग, ऐसा भी कुछ नहीं है। द लेटर वाज एड्रेस टू द गॉड, क्यों नहीं जाना जाता था वो एड्रेस उसके द्वारा? क्योंकि वो गॉड को लेटर लिखा गया था। तो गॉड का एड्रेस किसी ने पता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि चूज द करेक्टरिस्ट डिस्प्ले बाय द पर्सन वो हैड रिटर्न द लेटर। हमें उस जो जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को, उसके लिए हमें एक वर्ड उसके करेक्टर को देना है कि वो क्या था। तो यानी क्या था? डेडिकेशन? ऐसा तो कुछ नहीं है। फेथ हो सकता है, क्योंकि उसको क्या था, भगवान के प्रति विश्वास था कि भगवान उसका आंसर देंगे और भगवान उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसके एक फेथ था जिसकी वजह से उसने क्या किया, गॉड को एक लेटर लिखा। तो जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 34। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि व्हाट वाज द विश ऑफ द पोस्ट मास्टर। तो अब पोस्ट मास्टर की विश क्या थी? तो ही वांटेड टू रेज इन ही सैलरी, क्या अपनी वो सैलरी बढ़ाना चाहता था? ऐसा कुछ भी नहीं है। ही वांटेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, ऐसा भी कुछ नहीं, पोस्ट मास्टर की बात की गई है, तो ऐसा कुछ तो था ही नहीं। तो अगला है ऑप्शन नंबर सी, ही विश टू हैव फेथ जस्ट लाइक अ लैंचो। तो वो पोस्ट मास्टर क्या चाहता था कि मेरी भी ऐसा ही विश्वास हो भगवान के लिए जैसे कि लैंचो के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके द लेटर टू द गॉड से रिलेटेड थे। अब पढ़ते हैं आगे अगला, जो कि है आपका द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये भी आपका लेसन है बुक में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से आपको एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तो यानी 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट कन्विंसिंग आर्गूमेंट वाज मेड बाय आना। ऐसा कौन सा कन्विंसिंग आर्गूमेंट था जो कि आना ने किया था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। शी वाज टॉकेटिव जस्ट बिकॉज शी वाज इनडिसिप्लिन,
ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत टॉकेटिव थी, लेकिन ये नहीं था कि वो इनडिसिप्लिन थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये तो आर्ग्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन अगर हम डी को देखें, ऑप्शन नंबर डी को, तो शी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू क्वाइट लाइक अ अदर एज शी डिड नॉट विश टू चेंज हर सेल्फ। वो किस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि इसके लिए बहुत इम्पॉसिबल है अपने आप को चेंज करना, क्योंकि वो अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहती, वो जैसी है उसको वह वैसी ही पसंद है। तो जो कि इसका जो आर्ग्यूमेंट था एन के लिए वो यही था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जो कि आपका व्हाट डज हैड अ गुड लाफ इम्प्लाई इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द मिस्टर किसिंग। तो मिस्टर किसिंग के लिए क्या था, सबसे अच्छी लाफ क्या थी, मतलब सबसे अच्छी हंसी कौन थी। इट मीन्स दैट ही फेल्ट गुड अबाउट द अथॉरिटी टू मेक एनी राइट द एसे। वो किस लिए इतना खुश था कि अथॉरिटी उसको क्या और ऐसे लिखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिडिकुलस एने इन फ्रंट ऑफ द वूल क्लास, मतलब हो गया उसकी बेइज्जती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए भी नहीं था। पुल्ड अप एने फॉर हर आर्ग्यूमेंट इन द एसे। वो किससे ज़्यादा हंसता था, जब वो उसकी वो टांग घिसता था एने की एसे के लिए, जब कि वो ऐसे सुनाने आती थी उसको वो दूसरा ऐसे पकड़ा देता था मिस्टर किसिंग। तो क्या होता था, वो हमेशा आर्ग्यूमेंट करती थी, इसलिए क्या होता था उससे बहुत हंसी आती थी एने के ऊपर। तो जो कि इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो कि है नो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो है कि बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा चूज वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्ड मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग, ऐसा वर्ड चूज करो जो मिस्टर किसिंग को डिस्क्राइब करे। जोवियल, स्ट्रिक्ट, टॉलरेंट, इनोवेटिव। तो वो जोवियल था, वो क्या करता था, इंजॉय करता था एक तरह से, मतलब एक तरह से रहता था, उससे मजे लेता था। तो यानी क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। वाई डू यू थिंक मिस्टर किसिंग चूज द टाइटल एन इनकरेजिबल चैटर वर्क्स फॉर एन ए टू द राइट ऑन। मतलब कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मिस्टर किसिंग ने उसके लिए ये टाइटल क्यों चूज़ किया उस एन ए के लिए, तो कोई रीज़न होगा। तो उसके देख, दिस वाज सो बिकॉज द टॉपिक वॉज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके लिए टॉपिक बहुत मुश्किल था इसीलिए उसने ये वर्ड चूज़ किया हो उसके लिए, नहीं। इट वुड अज्यूम एन ए, ऐसा भी कुछ नहीं था। इट वांटेड, ही वांटेड हर टू अपोलाइज एंड नोट रिपीटेड द टॉकेटिव बिहेवियर। वो क्या चाहता था उससे, उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों चाहता था कि वो अपोलाइज करे, गलती माने अपनी, और अपना टॉकेटिव बिहेवियर को दोबारा बार बार रिपीट ना करे, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि है हाउ डिड एने फील व्हेन शी वाज पनिश्ड द थर्ड टाइम बाय द मिस्टर किसिंग। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एने कैसा फील करी जब उसको थर्ड टाइम पनिश किया गया मिस्टर किसिंग के द्वारा। तो शी वाज हैप्पी एज हैड टू राइट 3 ऐसे ऑन द सेम टॉपिक। तो वो क्या, वो खुश थी जब उसको 3 बार एक ही टॉपिक पे बार लिखने को मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंजॉय मेकिंग फन ऑफ मिस्टर किसिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसको मज़ा आ रहा था मिस्टर किसिंग को परेशान करने में या फिर कुछ मज़े लेने में। वाज वरीड एज द डिड नॉट हैव मैनी मोर आइडिया ऑफ हर ऐसे, ऐसा भी कुछ नहीं था कि उसके पास आइडिया नहीं थे। फेल्ट अशेम्ड इन द फ्रंट ऑफ हर क्लास, उसने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल अशेम्ड यानी शर्मशार महसूस किया सब क्लास वालों के सामने जब उसको थर्ड टाइम पनिश किया गया। तो ये थे आपके चैप्टर द एन ए द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि है अ टाइगर इन अ जू। आप सब इन क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपने अपनी बुक के सभी लेसन को ढंग से पढ़ा होगा और उनकी स्टोरी आपके माइंड में होगी। यदि आप लोगों ने उस स्टोरी को नहीं पढ़ा हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इन सब क्वेश्चनों को, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है स्टोरी में क्या है तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अब अ टाइगर इन अ जू इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जो कि है द फैक्ट दैट द टाइगर इन द स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज टेल अस दैट ही इज। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि टाइगर बार बार अपने अपने यानी केज के लेंथ को क्यों बार बार देख रहा था। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेस्टलेस, क्योंकि टाइगर कितने बिल्कुल रेस्टलेस हो गया था, वो क्या होता है अपने केज से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बार बार सब चीज़ों को देख रहा था कितनी लेंथ है क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द राइम
स्कीम इन द गिवन स्टैंजा। तो अगर आपने इसको चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ABC और ABCB, तो जो कि इसमें स्टैंजा में यूज़ किया गया है राइम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो कि है दिस स्टैंजा ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। जो कि इस स्टैंजा से हमें क्या निकल के मिलता है, तो क्या मिलता है, जू एंड सिटीज ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऐसा भी, फ्रीडम एंड कैपेसिटी। क्योंकि क्या हुआ, टाइगर क्या चाहता था, फ्रीडम को चाहता था अपने केस से, वो चाहता था मैं फ्रीडम हो जाए, मुझे फ्री कर दे लोग और मैं भी एक खुले आज़ादी पक्षी की तरह घूमूं। तो क्या था उसका सही उत्तर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस स्टैंजा से हमें क्या सीख मिलती है, फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, जो कि है व्हाट डज द केज्ड टाइगर वांट टू से टू द विजिटर। यानी जो बंद था जंगले के अंदर टाइगर, वो क्या विजिटर से कहना चाहता था, यानी जो विजिटर वो हो गए जो लोग आते थे देखने के लिए, उसको देखने आते थे टाइगर को, तो उनसे क्या कहना चाहता था, स्टॉप स्टारिंग ऐसा कुछ भी नहीं, सेट मी फ्री। तो वो क्या चाहता था, उनको कहना कि मेरे को फ्री कर दो, सबसे कहना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो सबको यही कहना चाहता था कि मुझे फ्री कर दो यहाँ से, मैं भी बाहर निकलना चाहता हूँ और लोगों की तरह घूमना चाहता हूँ खुले में। अगला क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, जो कि है द टाइगर बिलियंट्स आइज रिवील दैट ही। उसकी जो आइज थी वो क्या रिवील कर रही थी टाइगर की, होप्स टू बी फ्री एंड इट्स अ वाइल्ड समडे। वो क्या कहता था कि उसके अंदर एक होप थी कि वो फ्री हो जाए और जंगल से, और क्या हुआ, सब कुछ दिनों के लिए मतलब वो फ्री हो जाए और वो अपने आज़ादी से जंगल में घूमे, कहीं भी जाए उसकी मर्जी के लिए। तो इसके जो उसके अंदर थी, उसकी आइज़ क्या रिवील कर रही थी, होप्स एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे, जो कि आपके लेसन ट्रिमम ऑफ सर्जरी से लिया गया है। तो इससे रिलेटेड भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से हमें 4 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं, आइए पहला क्वेश्चन, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट ईच ऑफ विच डिस्क्राइब द गीस्ट ऑफ द गिवन एक्स्ट्रास। यानी आपको दिखाना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैप्चर द इनहेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट करेक्टली। ऐसे कौन सी स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्टली बताए गए हैं। तो स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, इट डिस्क्राइब द काइंड ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी ट्रिकी इंजॉय। तो आपको जैसे कि पता ही होगा, द ट्रिमम ऑफ सर्जरी की स्टोरी क्या है। इसमें एक पपी रहता है जो कि अपने मालिक के साथ रहता है और वो बहुत अमीर यानी लग्जरी लाइफ जीता है, बहुत खाता है, हर चीज़ खाता है, उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो खाते खाते एक दिन क्या हो जाता है, उसका जो वेट यानी जो उसकी पूरी चर्बी होती है शरीर की, बहुत ज़्यादा ही मोटा हो जाता है। तो जो उससे होता नहीं, तो क्या करते हैं वो उसका मालिक और वो जाते हैं सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं। तो फिर देखता है कि वो वहाँ पर गया और कुत्तों की तरफ रहता था, वो कुत्ते ऐसे खाने के लिए लड़ते थे, तो वो सब चीज़ों को नोटिस करता था और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था ऐसे लड़के खाना वहाँ पर, क्योंकि ये तो लग्जरी लाइफ में जिया था कुत्ता, तो इसको तो सब कुछ था कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाना, कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं इसने आज तक अपनी लाइफ में। जब ये अपने हॉस्पिटल में गया अपना सर्जरी करवाने के लिए, तो इसने देखा जंगली डॉग एक दूसरे से आपस में खाने के लिए लड़ाई करते थे, सब कुछ देखा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसको आदत हो गई वहाँ की, तो फिर धीरे धीरे करके क्या वहीं रहने लग गया उनके साथ, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया। कुछ दिनों बाद जब उसकी सर्जरी हो गई तो वो अपने मालिक के साथ वापस आ गया। तो ये स्टोरी में इसी के ऊपर थी स्टोरी। तो इससे अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सभी क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। तो आगे देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, इट डिस्क्राइब हाउ हैप्पी ट्रिकी एंड मिस्टर फ्लफी वर। तो क्या दिखाता है ये कि ये डिस्क्राइब करता है कि ट्रिकी और मिस्टर फ्रम्फ्री ये इसका मालिक था और ट्रिकी कुत्ते का नाम था, तो दोनों कितने हैप्पी थे ये दिखाता है। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में से जो 2 करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4, जो कि बिल्कुल करेक्ट बताई गई है। तो जो कि आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जो कि है विथ रेफरेंस ऑफ ट्रिकी एज अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें बताना आपको नॉट ट्रू यानी सही नहीं है वो वाली बतानी है। तो ट्रिकी को कैसे कंपेयर किया गया, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट यानी कुछ सिल्की यानी बहुत मुलायम सा, लिटिल यानी छोटा, ऑब्जेक्ट मतलब खिलौना टाइप में। तो कह लो एक क्या बिल्कुल छोटा सा बहुत मुलायम सा खिलौने की तरह कंपेयर किया गया। तो इसमें से ऐसे कौन सी है, ट्रिकी वॉज वेरी स्मॉल एंड रेड एंड
पैम्पर डॉग, तो तभी तो उसको स्मॉल बोला होगा क्योंकि वो बहुत स्मॉल होगा और वो पैम्पर किया जाता होगा, बहुत ज़्यादा उसको खिलाया जाता होगा, तभी उसको बोला गया वो छोटा। तो इसमें तो ये तो बिल्कुल सही होगा इसके लिए। तो अगर ऑप्शन नंबर डी देखें, मिस्टर प्रम्पी डिड नॉट सेंड एनी सिल्क कोट विथ ट्रिकी, तो इससे तो कोई रिलेटेड है ही नहीं, तो वो अपने सेंड नहीं करता था, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, जो कि है व्हाई डज द नरेटर डिस्क्राइब बीइंग ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वैश्ड एज जॉय, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टू मेंशन द सिंपल प्लेजर ऑफ कैनिन लाइफ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जो कि है ऑल द वाइल मिस्टर प्रम्पी अवर्ड एनेक्सली इन द बैकग्राउंड, व्हाट वाज द मिस्टर प्रम्पी एक्साइटेड अबाउट, वो किस लिए चिंता था, अबाउट ट्रिकी रिकवरी, तो किस लिए चिंतित था मिस्टर प्रम्पी, क्योंकि वो अपने उसके रिकवरी के लिए कि कैसे ठीक होगा क्या होगा। अबाउट डॉक्टर्स विल्स तो होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो इतना लग्जरी था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, pick the option that reveals tricky characteristic in the context of fighting like a tiger for his share and mealtime hunting rats and the old hen house at the night, तो उसके लिए हमें ट्रिकी के लिए कोई वर्ड सजेस्ट करने हैं जो कि ट्रिकी को पूरा करेक्टर को दिखाता हो। शेलफिश, ऐसा कुछ भी कहीं मेंशन नहीं कि ट्रिकी सेल्फिश था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हैप्पी, वो बहुत खुश रहता था, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। कॉन्फिडेंट भी था वो बिल्कुल। और फिफ्थ नंबर स्टडी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारा ये भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी आपके बुक से रिलेटेड है, तो ये आपके जनरली क्वेश्चन है, तो आप इसके सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, वो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज़ द करेजियस मैन, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया कि नेल्सन मंडेला के अनुसार करेजियस यानी करेजियस मैन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अ ब्रेव एंड करेजियस मैन डज नॉट फील अफ्रेड, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो ब्रेव और करेजियस मैन होगा वो कभी भी डरेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखें तो बिल्कुल इसके लिए सुटेबल है, अ करेजियस मैन इज वन ऑफ वो कॉन्केर्ड फियर, जो अपने क्या होता है फियर को यानी डर को बाहर निकाल दे, यानी करेजियस मैन होता है उसको डर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जो कि है what does fire as a symbol means in the poem of fire and ice, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आपकी बुक का एक है फायर एंड आइस, एक पोयम है, उसमें पूछा गया कि फायर किसको सिंबलाइज कर रहा है। तो फायर किसको दिखा रहा है, डिज़ायर को। कोई भी हमारी डिज़ायर हो तो हमारी क्या करती है, आग की तरह, अगर हमारे अंदर कोई डिज़ायर है हमें कोई चीज़ पाने की, तो उसको हमारे क्या एक फायर आग की तरह मतलब, तो इसको कंपेयर किया गया डिज़ायर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन 52 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, जो कि है वाई डिड हरी सिंह नोट बाय अ टिकट एट द रेलवे स्टेशन, तो हरी सिंह ने टिकट रेलवे स्टेशन पे क्यों नहीं खरीदा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ही हैज़ अ कन्फ्यूज्ड, ही वाज कन्फ्यूज्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही नेवर बॉट अ टिकट, ये सारे आपके लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपने अगर बुक के जितने भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आना है उसको अच्छी तरीके से रीड किया होगा, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी होंगे आपके इसके आंसर देने। तो ही नेवर बॉट अ टिकट, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसने आज तक कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी, इसीलिए वो टिकट नहीं खरीद पाया। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 54, जो कि है वाई वाज वांडा आंसर्स टू पैगी क्वेश्चंस ऑलवेज सेम, मतलब जो वांडा थी वो पैगिस के क्वेश्चन के हमेशा आंसर एक जैसे क्यों देती थी। दिस वाज सो बिकॉज शी न्यू डैट, ये क्यों करती थी ऐसा, शी वाज बीइंग पिक्ड ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीकिंग द ट्रूथ वुड प्रोबेबली वर्सन द सिचुएशन, मतलब हर बार सच बोलना सिचुएशन को बहुत और ज़्यादा ख़राब बना सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑल ऑफ अबव कुछ भी हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें थी जो कि इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, वाई डज द स्पीकर इन द बॉल पोएम चूज नॉट टू से एनीथिंग, दिस इज सो बिकॉज द पोइट, उसने ऐसा क्यों चूज़ किया कि वो कुछ नहीं कहेगा। नोन डैट इट वुड इरिटेट द बॉय इन द मोमेंट ऑफ ग्रीफ, बॉय को और इरिटेट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। feels that it is important that the boy learns an important life lesson without being disturbed, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, जो कि है गिफिन्स ब्रिलियंस एज द मैन ऑफ साइंस फेड्स बिफोर द डार्कर ट्रेट विच एक्सेप्ट ऑफ गिफिन्स एज अ साइंटिस्ट इज डिस्क्राइब्ड हेयर। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही है। तो ही यूज्ड साइंस एज अ वेन, वो कैसे करता था, वो एक साइंस को क्या बिल्कुल एक श्राप समझता था गिफिन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, जो कि है सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सो टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, वट वॉज द स्पीकर इमीडिएट रिएक्शन ऑन द सीइंग द टू स्ट्रेट लाइन। तो इसका रिएक्शन क्या हुआ जब उसने दो लाइन देखी बादल की तरह अपनी तरफ, तो उसने वो क्या हुआ, खुशी हुआ, तो ही फेल्ट हैप्पी। तो ऑप्शन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, जो कि है व्हाट मेड द सी गुल फाइनली फ्लाई। ऐसा क्या हुआ कि जिससे कि सी गुल फाइनली उड़ने लगा। तो द साइट ऑफ फूड, किसकी वजह से हुआ, जो उसके फूड देखा उसने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अचानक से वो उड़ने लग गया। द इंक्रीजिंग हीट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ताप बढ़ने लग गया तो वो उड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। तो जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो क्या थी, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो छोटे छोटे कण होते हैं ना उसी को, जो स्नो के अंदर, उसी को कहते हैं फाइन पार्टिकल्स और डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 60। पिक द वर्ड विच करेक्टली डिस्क्राइब मिस्टर प्रम्पी। ऐसा वर्ड पिक करो जो मिस्टर प्रम्पी को डिस्क्राइब करे। तो ओवर इंटेलिजेंट, तो इसके लिए जो सूटेबल वर्ड दे रखा है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर मिस्टर प्रम्परी। तो आई होप आप सभी ने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को देखा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। तो आप आपको अब एक अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है वो उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए आपको सारे चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ग्रामर भी कवर करनी पड़ेगी और पैराग्राफ की रीडिंग भी आपको आनी चाहिए, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं अपने आगे वाले चैनल में आगे वाली आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी उसमें मैं आपके और अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।